हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी। भारत की इकोनॉमी में एक क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, जो कि एक पावर हाउस परफॉर्मेंस है और कल से आप इस न्यूज को लगातार बार बार देख रहे होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि ठीक उसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत की डेटा को दिया है सी ग्रेड। सी ग्रेड का मतलब डेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्रेडिबिलिटी संदिग्ध है और मेथोडोलॉजी पर भी क्वेश्चन है। तो सवाल यह है कि यह तेज उड़ान एक हकीकत है या फिर आंकड़ों का ऑप्टिकल इल्यूजन। आज की एनालिसिस में हम समझेंगे कि इस मसले को यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के नजरिए से और इसके साथ साथ आम जनता के नजरिए से कि सरकार के दावे में कितना दम है और IMF का ऑब्जेक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं। 8.2% की वृद्धि और IMF का सी ग्रेड। देखिए, अगर हम कहानी को शुरू करें तो भारत की एक महत्वाकांक्षा हम सालों से सुन रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। पहले लक्ष्य 2025 था, फिर 2027 किया गया, अब 2029 किया गया। डेडलाइन क्यों बदलती है? क्योंकि समस्या सिर्फ लक्ष्य साधने की नहीं है, समस्या यह भी है कि ग्रोथ नापने की मशीन क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। और IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसी पर प्रश्न उठाया है। IMF ने भारत के नेशनल अकाउंट्स यानी कि GDP की बात करें, GVA की बात करें, इन्फ्लेशन इंडिसेस की बात करें या हाउस होल्ड सर्वेस की बात करें, इन सब को कहा है ग्रेड C डेटा यानी कि थर्ड क्लास डेटा। ग्रेड C के बाद केवल ग्रेड D होता है। याद रखिए, ग्रेड D सबसे नीचे की कैटेगरी है और IMF के हिसाब से भारत का डेटा ग्रेड C का डेटा है, यानी कि हमारी डेटा की गुणवत्ता, पद्धति, मेथोडोलॉजी, कवरेज, हर एक चीज संदिग्ध है और यह वह आधारशिला है जिस पर IMF की चिंता टिकी हुई है। तो समझते हैं, सबसे पहले ये 8.2% की ग्रोथ रेट जो हमें Q2 में मिली है, जिसका बहुत अच्छा फील गुड कम से कम हो ही रहा है, तो वो समझते हैं। लेकिन उसके पहले हम एक बेसिक बात को समझते हैं कि हमारे देश में GDP को नापा कैसे जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को। तो देखिए, जो किसी भी देश में देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, उसको GDP कहा जाता है। GDP बेसिकली 3 तरीके से निकाली जाती है, प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। यह भारत का पूरा हिसाब किताब, ये जो GDP निकालने का सिस्टम है, ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत काम करता है। अब NSO जो है वो हर 3 महीने पर यानी कि हर तिमाही पर एक आंकड़े जारी करता है GDP के एस्टीमेट के, और इस बार Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर की जो ग्रोथ आई है वह आई है हमारी 8.2% की, जो कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेड और बाजार की उम्मीदों पर जो GDP की ग्रोथ थी उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम देखें तो इस 8.2 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र ने हाई रिबाउंड किया है। टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट ने भी फेस्टिव रिकवरी करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो समय है जुलाई से सितंबर का, यहां से रिकवरी शुरू होती है। कंस्ट्रक्शन यानी कि विनिर्माण में स्टीडी ग्रोथ हुई है और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहां पर रोबस्ट ग्रोथ हुई है। तो महत्वपूर्ण यह है कि इस तरीके से हमने अपनी ग्रोथ को देखा, GDP क्या होती है उसको देखा, लेकिन IMF का असेसमेंट क्या कहता है। IMF के असेसमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, IMF की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत के नेशनल अकाउंट्स जो GDP और GVA है, इन्फ्लेशन के जो मापक है, जो इन्फ्लेशन के मापन किया गया है, और इसके साथ जो हाउस होल्ड सर्विस है, वो सब बहुत ही पुअर है। याद रखिए कि यहां से शुरू होती है हमारे साथ IMF की समस्या। IMF का कहना यह है कि इन सब की गुणवत्ता संदिग्ध है, पद्धति आउटडेटेड है और कवरेज तथा सटीकता का अभाव है। यानी कि यहां पर
सटीकता नहीं है। तो अब इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली समस्या क्या है जिसको आईएमएफ ने पॉइंट आउट किया है, और वह यह है कि हमारा बेस ईयर बहुत पुराना है, आधार वर्ष जिसके आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं। देखिए, रियल जीडीपी निकालने के लिए दो तरीके की जीडीपी होती है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी होती है, जो वास्तविक जीडीपी होती है, वो हमेशा बेस ईयर पर निकाली जाती है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लासेस की है या इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पढ़ा है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, नहीं तो आप हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो रियल जीडीपी होती है वो एक बेस ईयर पर होती है, और इस समय भारत सरकार वर्ष 2011-12 के बेस ईयर पर जीडीपी की गणना कर रही है। आज 2025 में आप कल्पना कीजिए, हम 2011-12 के आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी की गणना कर रहे हैं, जबकि 2025 में डिजिटल इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, फिनटेक, ओटीटी, ये सब एक बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा ईएमआई पर चलता है वो सब आ गया है। हमारे जीडीपी का पैमाना लेकिन अभी भी 13 साल पुराने वाले रेट कार्ड पर निर्भर है। तो ये बिहेवियरली गलत है, जहां पर हमारा बेस ईयर बहुत पुराना है। इससे जब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालते हैं, मुद्रास्फीति के आधार पर मूल्य निकालते हैं, तो वह मिसमैच करती है। कई नए और तेजी से बढ़ते सेक्टर्स, जो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन सेक्टर्स जो हैं, ओटीटी सेक्टर्स हैं, वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन तो पहले था ही नहीं। और वर्ष सरकार ने ये सोचा है कि वर्ष 2022-23 को अगला आधार वर्ष निश्चित किया जाएगा, बनाया जाएगा, पर तब तक जब तक सरकार उसे डिक्लेयर नहीं करती तब तक तो यह समस्या बनी हुई है। और अभी जो आप गणना कर रहे हो वो 2011-12 के बेस प्राइसेस पर कर रहे हो। तो ये पहला बड़ा समस्या है जिसको आईएमएफ ने मार्कआउट किया है। दूसरा, पुराना सीपीआई इन्फ्लेशन बास्केट है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2011-12 को हम देख रहे हैं, तो 2011-12 में जो महंगाई की टोकरी थी, जो सीपीआई बास्केट थी, वह वास्तव में 2012 में आप देखोगे तो ना जोमेटो था, ना ओटीटी का मंथली पेमेंट था, ना ईएमआई के बेस पर चलने वाली लाइफस्टाइल थी। तो आज हमारा खर्च किस पर होता है? ऐप्स पर होता है, हेल्थ केयर पर होता है, कोचिंग्स में होता है, स्मार्टफोन की ईएमआई में होता है, सब्जियां, महंगी अनाज और जो बिजली के वेटेज है उसमें हम उतना नहीं खर्च कर रहे हैं जितना उसको वेटेज दिया जा रहा है। तो महंगाई को कम मापा जा रहा है, क्योंकि जो पहला बास्केट था जो 2012 का था, उसमें कैरल्स और वेजिटेबल्स, दाल, अनाज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसको वेटेज दिया जा रहा था। आज हम स्मार्टफोन की ईएमआई दे रहे हैं, ओटीटी, ओला, उबर, फूड डिलीवरी, इन सब पर खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है महंगाई का मापन भी सही आधारों पर नहीं हो रहा है। आईएमएफ ने सीपीआई को ग्रेड बी दिया है, यानी कि कम से कम सीपीआई के मापक को इन्होंने बाकी जीडीपी और जीवीए के डेटा से बेहतर माना है, ठीक माना है, लेकिन एक्यूरेट इसे भी नहीं माना है। तीसरा बड़ा रीजन जो आईएमएफ की रिपोर्ट से निकल कर आता है वो है त्योहारी उछाल। देखिए, आईएमएफ ने यह मार्कआउट किया है कि भारत में जो डिमांड है वो त्योहार आधारित है। दिवाली है, शादी है, जो शादी का सीजन है, हार्वेस्ट सीजन है, इस दौरान यानी कि जो Q2 है और Q3 है, इसमें हमेशा भारत की जीडीपी ग्रोथ करती है, बूम करती है। समस्या आती है Q1 में और Q4 में, यानी कि Q1 में और Q4 में, यहां पर हमेशा डाउन होती है। तो समस्या यह है कि यदि हम मौसमी समायोजन नहीं करेंगे तो अस्थायी उछाल हमें उच्च जीडीपी ग्रोथ दिखाएगी और हमें लगेगा सब कुछ फील गुड जैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो Q2 की जो ग्रोथ है, जो Q2 की ग्रोथ है, वो वास्तव में फेस्टिव बूम पर आधारित है। और आईएमएफ भी यही कह रहा है कि ये टेम्परेरी बूम है, वास्तविक आर्थिक रिकवरी नहीं है। चौथा बड़ा कारण जो आईएमएफ ने दिया है, और वो हमें बहुत ध्यान भी देना चाहिए, कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 50% भारत की इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर में आती है। 90% रोजगार भारत के, 80 से 90% रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर में है, लेकिन इसका डेटा रियल टाइम नहीं मिलता है। इसके डेटा का जो सर्वे है, जो जैसे ASUSE करता है, ये भी बहुत लंबे समय के बाद आता है।
सालों के बाद आता है। तो अगर आधी इकोनॉमी का डेटा ही हमारे पास नहीं है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो 50% ऑफ जीडीपी है, उसका डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो अगर उसका हमें समय पर डेटा नहीं मिलता है तो जीडीपी की सटीकता केवल एक अनुमान बन जाती है। आईएमएफ यही कह रहा है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन मेजरमेंट इनकम्प्लीट है, उसका मापन उचित नहीं है। तो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो जीडीपी का डेटा दिया जा रहा है वह सच में 8.2% है या नहीं है। तो देखिए, जो ताजा Q2 जीडीपी नंबर्स आए हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के, उसमें 8.2% की आई है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में सिर्फ 5.6% थी, यानी कि एक बड़ा जंप है। एक्सपर्ट मानते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड में सुधार हुआ है, लेकिन आईएमएफ की चिंता यहां फिर आती है कि अगर सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट कर दिया जाए तो यह उछाल बहुत कम हो सकता है। यह सस्टेन्ड रिकवरी है या त्योहार चालित बम, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि सरकार के दावे क्या हैं और आईएमएफ का ऑब्जेक्शन क्या है, क्योंकि हम हमेशा से देख रहे हैं सारे न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में यही कवर हो रहा है, इतनी तेज ग्रोथ रेट हुई, आईएमएफ को लोग इग्नोर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसमें से सच किसे समझें, रैपिड ग्रोथ सच है या फिर डेटा गलत है। देखिए, दोनों एक्सट्रीम है और हमें दोनों एक्सट्रीम से बचना होगा। ना तो सारे नंबर्स झूठे हैं और ना ही सब परफेक्ट है, दोनों के बीच में कहीं सच है। वास्तव में फैक्ट यह है कि इंडिया तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा फैक्ट यह भी है कि डेटा कैप्चरिंग में बहुत बड़ा गैप है। आईएमएफ का सी ग्रेड यह नहीं कह रहा है कि इकोनॉमी गिर रही है, वह सिर्फ यह कह रहा है कि आपने जीडीपी का जो मापन किया है वह क्लियर नहीं है, मापन में आपकी प्रक्रिया सही नहीं है, उस प्रक्रिया को सुधारिए तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब इसके बाद यूपीएससी के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है रिफॉर्म्स, आगे की राह क्या है। तो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, बेस ईयर को अपग्रेड करना होगा। तुरंत ही बेस ईयर को सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो 2022-23 घोषित करे। मॉडर्नाइज सीपीआई बास्केट में ओटीटी, ईएमआई, डिजिटल सर्विसेज, कैब राइड्स, इन सबको शामिल किया जाए, क्योंकि ये आधुनिक खर्चे हमारे जीवन का इसेंशियल पार्ट बन गए हैं। सीजनल एडजस्टमेंट भी किया जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि Q2 और Q3 ही हमेशा जंप करता है, तो आप सीजनल एडजस्टमेंट कीजिए, तिमाही डेटा वैज्ञानिक रूप से समायोजित करें, जिससे फेस्टिव बम को वास्तविक ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा चाहिए हमें इनफॉर्मल सेक्टर का। नई टेक्नोलॉजी और नए सर्वे इसके लिए शुरू करने चाहिए। तो इन ऑल अगर हम कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई बहस नहीं है। मुद्दा यह है कि आईएमएफ जो कह रहा है कि ग्रोथ है, क्लैरिटी नहीं है, मैनेजमेंट पुराना है, डेटा इनकम्प्लीट है और उसके साथ साथ आधुनिक इकोनॉमी को कैप्चर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए सी ग्रेड दिया गया है। अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को देखना है कि वे डेटा रिफॉर्म्स कैसे करेंगे जिससे आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी बने और भारत के आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी को ए ग्रेड दिया जा सके। अब सीधा प्रश्न आपसे, कठिन इकोनॉमिक्स नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न, क्या आपको अपने आसपास आपके दैनिक जीवन में यह दिखता है कि भारत में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2% दिखाई जा रही है, जो बम्पर जंप दिखाया जा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन क्या आप अपने आसपास देखते हैं? क्या आपको यह महसूस होता है कि यह ग्राउंड रियलिटी है कि हमारी जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है? जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वर्ष 2027 के लिए या वर्ष 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा अचीवर सेल चल रहा है। वास्तव में ये प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारे यहाँ चलता है। जो बैच की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इस बैच में आपका P2I कोर्स कराया जाता है, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का कोर्स कराया जाता है। चाहे आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, 27 की या 28 की, सबके लिए हमारे यहाँ बैच अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और सारे बैचेस पर इंटरेस्टिंगली अचीवर सेल चल रहा है।
मैं 27 के बैच की बात अभी कर रहा हूं, आप 26 और 28 का बैच भी इसी प्रकार देख सकते हैं। आपको मात्र 10,499 रुपए में 2027 की यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन प्री टू इंटरव्यू कराई जाएगी, जिसमें बुक्स भी दी जाएंगी, मेंटोरशिप भी दी जाएगी, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ होगा। इन तीनों सालों में जिस साल की भी आप टारगेट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के भी देख सकते हैं। उनको आराम से ध्यान से देखिए, सारी फीचर्स को देखिए और उसके बाद इसे ज्वाइन कीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि यह छूट का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे। कोड है पीके लाइफ। इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको हमेशा स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और लास्ट बात जो आपको याद रखनी है कि यह सेल मात्र 30 नवंबर तक अवेलेबल है, तो देर मत कीजिए, जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।